चलो आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इंडियन इको 1950 टू 1990। देखो हमने पहले पढ़ लिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और अब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए। जैसे कि मान लो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे परिंदा अपने बच्चे को जन्म देता है ना और वो नया नया उड़ना सीखता है, उसी तरह से हमारा देश था बिल्कुल नया नया, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग 1950 से हमारे देश की कहानी कि 1950 से, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 3 साल तो ये समझने में ही लग गए थे कि हाँ जी हमारा देश आज़ाद हो गया है। उसके बाद आता है 1950 टू 1990। ठीक है, 1950 से क्या हुआ 1990 तक, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो देश में रिफॉर्म लेकर के आई थी। वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, तो इसलिए 1990 तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये गिवन टॉपिक्स है इकोनॉमिक प्लानिंग, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था, फॉरेन ट्रेड, और सारी की सारी क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे हम लोग कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था और किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया। सबसे पहले हमें इसमें बेसिक बात जानने की जरूरत है कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ये सबको पता ही है, ठीक है ना। और अब आती है बात, ये कुछ बेसिक बातें जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ी होंगी कि हमारे देश की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिक बता देता हूँ फटाफट से। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है ना, कंजम्पशन गुड्स बनाने हैं कि कैपिटल गुड्स बनाने हैं, और कितने कितनी क्वांटिटी बनाना है, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। देयर आर 2 टेक्निक्स टू प्रोड्यूस द गुड्स, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अदर वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स है, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देश के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम पैदा होती है, किसके लिए बनाया जाए, गरीबों के लिए बनाया जाए या तो फिर अमीरों के लिए बनाया जाए। ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको प्रॉपर लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इसको पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कि हम ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर में आएगा तो आएगा, ज्यादा नंबर में नहीं आएगा ये, ठीक है, ठीक है। हाँ 11th का टॉपिक है, तो कई बच्चे 11th में भी नहीं पढ़े ना, तो वो हिसाब से होता है ये। चलो आ जाओ। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग देशों में चलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि इस इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी कंट्रोल है, जितना भी ऑपरेशन है, सारा का सारा किसके द्वारा होता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। यह ध्यान रखना, जितना भी आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, ओन्ड बाय एंड कंट्रोल, तो ये सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर ये तय करता है कि क्या बनाना और क्या नहीं बनाना। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, ये मार्केट में वेलफेयर की बात कभी नहीं करता, ये बात करता है मार्केट फोर्सेस की। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऑल द थिंग्स विच मीन प्रोडक्शन, कंट्रोल और ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट ओनली। क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है वो सारी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, है ना। तो इसके अंदर जितना भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसमें 2 चीजों को देखा जाता है, एक तो देखा जाता है डिमांड को, दूसरा देखा जाता है सोशल वेलफेयर को, ठीक है। प्राइवेट इकोनॉमी या हम लोग बोले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर आप सोशल वेलफेयर को नहीं देखोगे, उसके अंदर से डिमांड को देखोगे कि कितना आपको डिमांड है, उस वही चीज आप बनाने वाले हो। फिर आता है आपका लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना। एक एक्सटेंट तक प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जाती है, अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन गवर्नमेंट सेक्टर क्या होती है, उसके अंदर इंटरफेयर करती है, इन्वॉल्व होती है। और देन अगर हमें सेंट्रल प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें बेसिकली इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रेस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सारा का सारा प्राइवेट के पास नहीं होता, सारा का सारा गवर्नमेंट के पास नहीं होता, ये लोग मिल करके काम करते हैं और स्टार्टिंग से अलॉटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देश के अंदर अगर हम लोग बात करें, कुछ चीजें ऐसी जो गवर्नमेंट ही देख रही है, खाली कौन कौन सी चीजें ऐसी जो गवर्नमेंट देख रही है, कोई बता सकता है, कोई एक चीज सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं।
रेलवे इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। रेलवेज हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, है ना, ठीक है। सो और नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेट है, अब तो प्राइवेट ही बना रही है, टाटा बना रही है ना। तो ये तीन चार चीजें हैं बस, इसके अलावा बाकी सब प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है उसके अंदर। तो कुछ कैटेगरीज थी, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भी आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो देखो, इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर लिखा है बड़ा कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे रिगार्डिंग हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है, कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। पहले कई सारे लोगों ने अप्रोच भी किया, प्राइवेट कैपिटलिस्ट ने, कि ये देश के अंदर हम लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर सब कुछ ही प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारी बातें आई थी, बट हम जो पढ़ेंगे बुक के अंदर वही सब कुछ सत्य माना जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ लीडर की कॉन्फ्रेंस हुई, सब चीज़ें हुई। उस मीटिंग में यह तय किया गया 1950 में कि हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी, मिक्स्ड। कैसी रहेगी, मिक्स्ड। अब आ जाओ 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है। सर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी और क्या शुरू हुआ इसके अंदर, बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है 1950 की, ठीक है। अब देखो, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमने अपना लिया था और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि जो पुअर है या तो फिर जो बैकवर्ड है या तो हमारी जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, गरीबों को ऊपर उठाया जाए विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जो हमारी इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्टैग्नेंट का मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है, उसको ऊपर उठाया जाए, जो कि ब्रिटिश रूल ने हमारे को बिल्कुल ही खराब कर दिया था। अब आज इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, यहां से पढ़ेंगे, देखो एरो लगा हुआ है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिस्क्राइब एज एन मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन जिसमें व्हाट टू, हाउ टू और फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन दे दी गई है ना। तो इसके अंदर सब चीज़ों का ध्यान, जितनी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन लेकर के आया गया है यहाँ पर। और ये बेसिकली 1950s में इसको शुरू किया गया। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर बोला जाए कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ठीक है, इसका जो आर्किटेक्ट है, कौन आर्किटेक्ट, इसको बनाने वाला कौन था, इसको बनाने वाला कौन था, इसको बोलेंगे पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस, महालानोबिस। ये देखो, ये रही इनकी फोटो। ये जो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने वाले जो फ्रेमवर्क जिन्होंने रेडी किया था, जो आर्किटेक्ट थे पूरा पूरा जिन्होंने बनाया था, वो थे पीसी महालानोबिस। और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कब पैदा हुए, कब मरे, क्या किया, वो सब पेपर में नहीं आता है, ठीक है। ये एक नंबर में क्वेश्चन बनता, जरूर नहीं कि हर पेज के अंदर क्वेश्चंस निकले 3-3 4-4 नंबर के। क्लियर है। अब देखो, हाँ, इन्होंने देखो क्या क्या लेकर के आए ये लोग। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इसको बोलेंगे IPR 1948। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं IPR के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था वो 1948 में लिया था। पेपर में क्वेश्चन आता है, बच्चे ज़्यादातर 1956 लगा करके आते हैं, क्योंकि आगे इसका ना वो दिया हुआ है अपडेटेड वर्जन की। ये अपडेट कब हुई थी, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 1986 के बाद, अब 35 साल के बाद अब 2020 में हुई है ना। तो अदरवाइज चल तो ये पहले से ही रही है। तो रिफॉर्म जब आते हैं ना, तो जो लेटेस्ट रिफॉर्म होता है बच्चे उसको लगा करके आते हैं। तो 1948 में IPR शुरू हुआ था और रिफॉर्म जब इसको अपडेट किया गया वो 1956 में किया गया। 1956 कब लगाना, 1948 कब लगाना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। अब देखो, कोई भी प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए कमेटी तो बनानी पड़ेगी ना। तो 1950 में क्या आया था, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी साथ साथ में। और इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। उस कमेटी में जो चेयरमैनशिप थी, जो चेयरमैन था इस कमेटी का, वो कौन था सर, पीसी महालानोबिस नहीं था। चेयरमैन थे, कौन थे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ये बात।
तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे यहाँ के चेयरमैन थे उस कमेटी के, याद रखना इस बात को। अगर आर्किटेक्ट पूछेगा तो कौन थे, पीसी मालानोबिस। अगर चेयरमैन पूछता तो कौन होंगे यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस कमीशन का मेजरली जो पर्पस था, इस कमीशन का जो मेजरली पर्पस था वो था जितने भी हमारे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स हमारी कंट्री की है उसको इफेक्टिवली यूज किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया। अब उस 5 ईयर प्लान के अंदर हम लोगों ने उस प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने क्या किया, उस प्लानिंग कमीशन ने बोला कि हम सब कुछ तो एक साथ अचीव नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो हम गुलाम थे, अब हम धीरे धीरे करके स्टेप वाइज करते हैं ना। पहले हम लोग बात करेंगे सबसे उस सेक्टर की जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमें जरूरत है। कौन सा सेक्टर जिसके अंदर हमारे लिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जरूरत थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सेक्टर था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देंगे, फिर इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, फिर सर्विस पे ध्यान देंगे, फिर अदर चीजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी जो जनता थी ज्यादातर किस में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करे। क्या करे, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करे, हर 5-5 साल का लेके चला कि इस 5 साल में हमें क्या इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, अगले 5 साल में हमें क्या इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। फिर ऐसे कर करके आगे इन्होंने अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब यहां पर था ये गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ये 5-5 साल की बात तो सही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि 4 ऐसे प्लान रहेंगे या 4 ऐसे गोल रहेंगे जो ऑलरेडी हमेशा चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये चीजें कुछ खत्म होने वाली नहीं है। जैसे ग्रोथ की हम लोग बात कर लेते हैं, जीडीपी बढ़ता ही रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 5 साल सिर्फ जीडीपी पे ध्यान देना बाकी साल ध्यान नहीं देंगे। सर ये तो लॉन्ग टर्म गोल है और ये चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन की, पुरानी चीजों को छोड़ करके हम नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। फिर सेल्फ रिलायंस की, हमें चीजों को इंपोर्ट ना करा करके अपने पर निर्भर रहना है ना। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब में बराबर बांटा जाए और सबको बराबर देखा जाए। अब यहाँ पर डेट ना लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे फिर बताया था, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्वियस सी बात है, इन द पार्लियामेंट। इट वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग 1951 में शुरू हुआ था। ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार आता, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च 1951। 5 साल का तो कब खत्म होगा, 1956। सर हम उस समय भी फाइनेंशियल ईयर के साथ ही चलते थे, तो ये कब शुरू होगा, 1 अप्रैल, और कब खत्म होगा, 31 मार्च, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट और लास्ट ध्यान रखना ये पूछा जाता है। फर्स्ट तो हमें पता लग गया। सर इसके बाद जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो था 2012 से लेके 2017 तक। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, 2012 से 2017 तक। इन बिटवीन दीज ईयर सम एनुअल प्लान्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस। जरूरी नहीं कि इन बीच में 5-5 साल ही चलते रहे। आप बोलोगे सर 2012 कैसे आ गया, ये तो हिसाब ही नहीं बन रहा है कि नहीं है। आप बोलोगे सर 2011 से 2016 होना चाहिए, तो बीच में कई साल 2-3 साल 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस नहीं हुए। उन सालों में एनुअल प्लान लॉन्च किया गया। अब यार कोई देश के अंदर फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, उस समय में भी हम 5 ईयर प्लान पे चलते रहेंगे। अब वो पहले सूखे को ठीक करेंगे ना, तो हमने एनुअल प्लान भी लॉन्च करे। 5 ईयर प्लान को हमने उस समय के लिए रोक दिया था। यहां तक बात आती है। अब यहां देखो, हर 5 ईयर प्लान को लिस्ट किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे 4 बेसिक गोल है, ये तो ऑल द टाइम हमारे साथ चलते ही रहेंगे। और इसमें से पेपर के अंदर 101% आता है। इन 4 गोल में से एक गोल या 2 गोल, अगर मैं बात करूं 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में से पेपर में आता ही आता है। अब आप इसको रटो, याद करो, लिखो, बार बार लिखो, एट एनी कॉस्ट आपको ये याद करना ही करना, पेपर में लिख करके आना ही आना है, बाय हुक और बाय क्रुक। वैसे बाय हुक और क्रुक मत करना, मेहनत ही करके जाना तो वो ज्यादा अच्छा है। बाय हुक और क्रुक में तो तुम फर्रे बना लोगे तुरंत, ये कह के सर ने बताया था बाय हुक और क्रुक। घर जाके पहले डिक्शनरी में मतलब निकाल लोगे बाय हुक और क्रुक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है बेटा ग्रोथ। ये खत्म करने के बाद ही हम लोग बात करेंगे। आपका टेस्ट है ना भाई साहब, रिवाइज कर लो फटाफट से। छुट्टी मार गए थे लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं। अब आ जाओ ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ का मोटा मोटा मतलब देखो, ये बुक ना पहले 11th क्लास में थी। आई थिंक ये 2018-17 में, 16 या 17 में ये 12th में आई है। उससे पहले 11th में थी, है ना। तो 11th के बच्चों के IQ के हिसाब से बनाई गई है।
आप लोग तो 12th में आ चुके हो, आप तो बड़े हो गए हो, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी 11th के आईक्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई भी चीजें चेंज नहीं हुई। आप एक ही बच्चे को मत देखो, आप एक ही बच्चे को मत देखो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की ग्रोथ का मतलब कैसे पता लगेगी ग्रोथ? अगर मैं एक आम आदमी के हिसाब से पूछूं, सर उसकी जीडीपी बढ़ना, गुड्स एंड, भाई भाई साहब कितना अच्छा जवाब देता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ना, जीडीपी बढ़ना, मोटा मोटी तो यही बात है ना सारी की सारी। सर यहाँ देखो ना, ग्रोथ का रेफर का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कंट्री की कैपेसिटी बढ़ना कि वो अपने आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, है ना। और ग्रोथ का मतलब है लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, और जो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जितनी भी फैसिलिटीज है, सर्विस, वो उसका भी स्टॉक वो भी ज्यादा बड़ी हो, है ना। और हमारा एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो। एफिशिएंसी का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होता है? अच्छा आप, अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ सामान दिया, आप मेरी फैक्ट्री में काम करते हो, आप बताओ आप एफिशिएंट कैसे हो, आप एक एफिशिएंट लेबर कैसे हो? हाँ, देखो दो चीजें होती है, एक इफेक्टिवनेस होता है और एक एफिशिएंट होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि आपने काम कर दिया समय पर, हाँ जी, एक दिन में बनाने थे 100 बल्ब, आपने 100 बल्ब बना के साइड कर दिए, तो आप इफेक्टिव हो। लेकिन आप एफिशिएंट हो या नहीं हो, इस बात से पता लगेगा कि जो आपने 100 बल्ब बनाए हैं एक दिन के अंदर, क्या उसकी सबसे कम कॉस्ट पर बनाए कि नहीं बनाए हैं, कॉस्ट सेविंग करिए कि नहीं करिए, तो आप एफिशिएंट हो। इसलिए हर जगह आपको इफेक्टिवनेस की बात नहीं मिलेगी, एफिशिएंट की बात मिलेगी। इसका मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स को यूज करना उसके ऑप्टिमम मैनर में, उसके बेस्ट पॉसिबल वे में, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जीडीपी का ग्रोथ का मतलब यहीं से हुआ, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज इकोनॉमीज इज स्टडी इन द इंक्रीज इन द जीडीपी। स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए जीडीपी के अंदर, और जीडीपी कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। आ गया ना फिर से? और देखो यहाँ पर फिर से वही मैक्रो की डेफिनेशन लिखी हुई है, जीडीपी रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सारी की सारी वही बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक ये बात? ग्रोथ का कॉम्पोजिट, ग्रोथ की बात समझ में आई है आपको? ठीक है, चलो अब आ जाओ मॉडर्नाइजेशन की बात कर लेते हैं। सर मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों की आगे बढ़ना। फॉर एग्जांपल पहले फार्मर्स किस बात पर डिपेंडेंट थे अपनी एग्रीकल्चर के लिए? रेनफॉल पर। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमारी फसल नहीं होगी, तो उनको भैया उत्साहित किया गया कि आप मॉडर्नाइजेशन की ओर जाओ, आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करो, फर्टिलाइजर्स यूज करो, और कई जो नई टेक्नोलॉजी वाले सीड्स होते हैं वो यूज करो। आगे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, इसलिए अभी वर्ड यूज नहीं कर रहा, वैसे HYV होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन, और पहले खुद ही हल जोतने में लगे हुए थे पूरे घर के, अभी ट्रैक्टर खरीदो, सांडों का जमाना चला गया, आप खुद लगे पड़े हो। ठीक है, और ऐसे एक बच्चे को देख के मत हंसो भाई, तुम खत्म हो गया क्या ये? अच्छा इतना ही था क्या? अ, अच्छा ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मॉडर्नाइजेशन की एक चीज पढ़ी, और का बचाव पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। कौन सा? मॉडर्नाइजेशन का। पहले तो न्यू एडॉप्शन इन ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट था चेंज इन सोशल आउटलुक। इसका मतलब क्या होगा कि सर जो पुरानी प्रथाएं हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको चेंज करना। कोई बताएगा मुझे सती प्रथा क्या होती है? हाँ, सुन, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी उसके साथ ही जला देते थे, लड़की को। जिंदा तो कहते जिंदा, लेकिन उसको, ये तो खैर मैंने पढ़ा था कहीं कि उसको काफी सारा नशे का पदार्थ दे करके और काफी सारे ढोल नगाड़े बजा करके उसको जलाया जाता था। नशे का पदार्थ इसलिए दिया जाता था ताकि उसको जो है दर्द महसूस ना हो, और ढोल इसलिए बजाए देते थे तेज तेज ढोल बताशे, ताकि जो उसकी, जो वो चिल्लाए तो उसकी आवाज ज्यादा इधर उधर ना फैले। इस तरह से मैंने एक जगह पढ़ा था। बट सती प्रथा तो मेरे को कंफर्म है कि ये सती प्रथा ऐसी होती थी, और तो मैंने बहुत जगह पढ़ा, बुक में हर जगह है।
आप कभी अपने पेरेंट्स से ही पूछोगे तो आप पेरेंट्स का आपके पेरेंट्स से बता देंगे। तो उन सब सोशल चीज़ों को बंद करना और इक्वल राइट्स देना वीमेंस को। अब इसके अंदर लिखा नहीं हुआ सती प्रथा, पहले बुक्स में लिखा होता है इसके अंदर, ठीक है। और जितनी भी हम लोग मानते हैं कि वीमेंस काम नहीं कर सकती या वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। फिर 1950s के बाद थोड़ी सी सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स की वैल्यू है वो बढ़ने लगी थी, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन सोशल आउटलुक। और कॉम्पोजिशन भी, अब पहले क्या होता था कि फीमेल्स कम काम कर रही हैं, मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। तो दोनों को, हाँ, इक्वालिटी की हम लोग बात करेंगे। तो सबको काम करने का अधिकार है, सबको अपनी इंडिपेंडेंस का अधिकार है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जो आवाज़ उठाई थी अंग्रेजों में भी, तो वो उठाई थी विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक। लेकिन इंडिया के अंदर जिसने सब चीज़ों को, जिसका बहुत नाम हुआ था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिन्होंने पूरी तरह से इस प्रथा को खत्म करवाया। लेकिन फिर भी कई कहते हैं कि खत्म होने के बावजूद भी कई गांवों के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम की हम लोग बात करें, जमींदारी सिस्टम, आपको लगता है वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी गांव के अंदर जो मैं नोटिस करके आया हूँ वो अभी भी है, कंटिन्यू चल रहा है वहां पर। क्लियर है ये बात? तो अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ रिलायंस। देश को सेल्फ रिलायंस की आवश्यकता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होगा कि अंडर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंडीशन, मीनिंग ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, हमें बाहर से असिस्टेंस लेने की जरूरत ना पड़े, हमें बाहर से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज को डोमेस्टिकली इतना ज्यादा डेवलप कर लें कि इवन हम एक्सपोर्ट करें, हम असिस्ट करें दूसरी कंट्रीज को, हमें असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, है ना। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, द 5 ईयर प्लान ने इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया कि आप अपने रिसोर्स को यूज करो, हमारा देश अपने रिसोर्स को यूज करेगा और फॉरेन डिपेंडेंस से बचेगा। हमेशा फॉरेन डिपेंडेंस से बचने की बात इसलिए आती है कि प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन पे अगर मान लो आपको हेल्प लेनी पड़े तो आप ले सकते हो, लेकिन फॉरेन डिपेंडेंस में ना हमेशा से ये रहा है, जब जब आपने किसी से लोन लिया या पैसा लिया या हेल्प लिया तो उसकी इंटरफेरेंस बहुत जरूर रही है उस देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब हमने 6 बिलियन का लोन लिया था, मैं देखूंगा टोटल लोन कितना था एक्चुअल में, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद उनकी इंटरफेरेंस हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम जो पॉलिसीज बता रहे हैं ना वो देश में आपको लागू करनी पड़ेगी, तब हम आपको इतना लोन देंगे। तो कई सारी कंडीशंस हो जाती थी, इसलिए हम लोग फॉरेन डिपेंडेंस को मना करते हैं। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि अपने रिसोर्स को यूज करना। तो द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरीली, 2 रीजन की वजह से। पहले तो मैंने आपको बताया टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना, और फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी तो हम फॉरेन इंटरफेरेंस को भी अवॉइड कर सकेंगे। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इसके अंदर लिखे आ गए हैं, इसलिए हम लोग चाहते थे कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए, दूसरों पर डिपेंडेंट हम लोग ना रहे। कारण ये था कि हम अभी मसा तो हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, उसके बावजूद भी हम किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर से हमारा देश गुलाम हो सकता है कि नहीं है? फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब देखो, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत होती है उसको उतना बांटा जाएगा केवल। इक्विटी का मतलब ये होगा, है ना। तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस हमने बात कर ली। मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ। देखो, हम जितने भी तीनों अपने ऊपर पढ़े हैं, हमने ग्रोथ पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, सेल्फ रिलायंस पढ़ा, हो सकता है इनसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो ना हो, क्योंकि हमने मैक्रो के अंदर भी पढ़ा था जीडीपी इंप्रूव होने का मतलब कहता ही नहीं होता कि उस देश का वेलफेयर भी हो रहा है कि नहीं है। तो वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उन्होंने इक्विटी की बात करी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि जो बेनिफिट्स हैं पूरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के या पूरी हमारी इकोनॉमिक जीडीपी के, जो भी हमारे देश के पास पैसा आएगा वो सबको मिले, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, है ना। तो इस एडिशन में, ऑब्जेक्टिव में, मॉडर्नाइजेशन के साथ हम लोगों ने इक्विटी पर भी बहुत जोर दिया कि हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, ताकि सारी सारी अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके। कौन कौन सी होती बेसिक नीड? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, हाउस और क्लोथ। वैसे क्लोथ आता है, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा बढ़ा दिएगा बेसिक एजुकेशन में, जिसमें फूड आ गया, हाउस आ गया, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये जरूरी है। हर एक को पढ़ाई का अधिकार है। 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक बात की गई। तो ये थे हमारे सारे के सारे गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, जो चलने वाले हैं, हर 5 ईयर प्लान के साथ चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो,
अब आ जाओ, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार देखने को मिल जाता है। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग बात करें, फॉलोइंग वर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन बिटवीन 1950 टू 1990। 1950 से लेकर के 1990 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था। फिर सुन लेना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, 1950 से लेकर 1990, क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक तो आपको पता ही था, जमींदारी सिस्टम, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट, ये तो हम सब ने पढ़े लिया ऑलरेडी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद 1950 और 1990 के बीच में भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो लो रही थी, बढ़ ही नहीं पाई। देश को बढ़ाना इसे चाहिए था एक्चुअल में। हमारे देश ने सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग बात करें पेपर्स में, तो बहुत काम किया है, बहुत सारे रेवोल्यूशंस लाए हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में कुछ समय तक हम लोग बढ़े, फिर से हम लोग स्टेगनेटेड फेज में आ गए। कारण सबसे बड़ा ये था कि फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, उसको अगर आपने बहुत सारा पैसा भी पकड़ा दिया तो उसको मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब तक वो फाइनेंस मैनेज नहीं कर रहा, चीज़ें मैनेज नहीं कर रहा, तो बात बन नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी रही, लो रही, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत रही। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पाँच लोगों की आवश्यकता है, वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, यूजुअली जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसका लेवल भी बहुत हाई रहा। फिर हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मैंने बात ही बताई कि सर मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत थी, उसके बावजूद भी किसान रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते थे, हवन कराते थे और कई और तरीकों की मदद से सोचते थे कि हमारे को रेनफॉल हो जाए। बट ये सारा का सारा साइंटिफिक मेथड था ना, उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं करी कभी भी। फिर आता सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना आप। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर आप क्रॉप उगाते हो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि हम अपनी क्रॉप्स को बाहर बेचे, वो उतना ही उगाते थे जितना उनको चाहिए होता था। कहते थे कि हमारा गुजारा चल रहा है ना, तो अपने खाने के लिए अगर वो क्रॉप उगा रहे हैं तो वो सारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मार्केट में जो बिकने लायक है उसको बोलेंगे सरप्लस फॉर ट्रेड। क्या बोल रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, जब खुद के लिए बना रहे हैं, उगा रहे हैं, और अपनी कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस फॉर ट्रेड। याद रखना इस बात को, ठीक है। और देयर वर ऑल्सो वेरी हाई इंसिडेंट्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ज्यादातर लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर जोर देते थे, सरप्लस ऑफ ट्रेड की बात तो किसी ने करी नहीं ज्यादा। फिर आता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमने बात करी कि कई सारी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी, हार्वेस्टिंग मशीन्स थी जिनको यूज किया जाता था, और ज्यादातर काम मैन्युअली किया जाता था। मैंने बताया था आपको, जो हमारे सांड होते हैं उनका यूज किया जा रहा है, खुद लग रहे हैं, मशीनों का यूज नहीं कर रहे, ट्रैक्टर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स कौन हो गए, किराएदार, जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स है वो टेनेंट्स हो गए। और लैंडलॉर्ड के बीच में पहले भी लगान वाले फॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, तो वो भी बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था। उसका देखो नाम चेंज कर दिया, काम चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल contract that bound them to their landlords. Landlord used to extract huge amount of interest from farmers and deprived them of their necessities. इंटरेस्ट लेता था। अब देखो फार्मर जो अपनी फसल उगाएगा उसके लिए क्या ले रहा है, वो लोन ले रहा है। लोन किससे ले रहा है, जमींदार से ले रहा है। जमींदार कह रहा है भैया ब्याज लगाऊंगा, और दूसरी शर्त ये होगी ब्याज के साथ साथ में जो तेरी फसल होगी ना उसका 50% हिस्सा मेरे को बेचेगा तू, और कौन से दाम पर बेचेगा, जो मैं तय करूंगा। तो दोनों तरह से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसकी तो बेचारे की बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं होती थी। आज आपको पता लगने लग रहा है ना कि इतने फास्ट मीडिया वर्ल्ड के अंदर कि किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं। इससे ज्यादा मात्रा में किसान पहले सुसाइड करते थे, इससे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था पहले। आप समझो ना किसान, आप तो फिर पढ़े लिखे हो गए, अब तो फिर मोबाइल मीडिया आ गया, और जब मोबाइल मीडिया नहीं था तो किसी को भी पागल बनाना कितना आसान था, और उन बेचारों को तो इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आता था। आपको तो फिर पता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे और धोखाधड़ी से गलत अमाउंट लिखते थे। उनको कहाँ मल्टीप्लिकेशन प्लस आता था, गलत मल्टीप्लाई करे, गलत वैल्यू लिखी जा रही है, और जिसकी वजह से बंधुआ मजदूरी बहुत लंबे समय तक चलती रही। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बन रहे हैं। दादा ने मजदूरी करी, चुका नहीं पाया, बेटे ने मजदूरी करी, चुका नहीं पाया, यहाँ पर पोता भी मजदूरी कर रहा है। अभी सिर्फ ब्याज ही ब्याज चुकाया जा रहा है, इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है, प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं आई अभी, ठीक है। लास्ट आता है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अब आते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। आपको पता है कि फसल उगाने के लिए आपको एक
लैंड की आवश्यकता होती है, और एक छोटी लैंड पर आप फसल नहीं उगा सकते, मतलब उगा सकते हो लेकिन उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। फॉर एग्जांपल आपको वहां से मशीन चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर आपको किराए पे लाना है, तो चाहे वो छोटी मशीन पे फसल उगाओ चाहे बड़ी मशीन पे हो, ट्रैक्टर तो उतना ही किराया लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से सामान भेजना साउथ तक ट्रक में, चाहे आप थोड़ा सामान रखो चाहे वो भर के लेके जाओ, किराया तो उतना ही लगेगा। तो उसके लिए जब फर्टिलाइजर खरीदे जाते थे और चीजें होती थी, बीज खरीद रहे हैं, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदा जाता था, तो वो कम क्वांटिटी में खरीदे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इट वाज वेरी स्मॉल, और इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर में काफी हिंड्रेंस पैदा होती थी। पुरानी मशीनरी थी, स्मॉल लैंडिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स थी, वो ज्यादा फसल भी नहीं उगा पाते थे, और फिर वो मार्केट में बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते थे। क्लियर है यहाँ तक ये बात? यार सिंपल सी बात है ना, मैं बहुत सारा माल लेके बैठा हूँ और एक दूसरा फार्मर है बड़ा छोटा सा सामान लेकर के बैठा हुआ, इतना सारा किराया लगा करके अगला आया हुआ है, क्या फायदा होने वाला है उससे? कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से रिवाइज करके आना, लर्न करके